नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एच.एस. राणा है और मैं आज आपके लिए एचएस की प्रिपरेशन के लिए कुछ टिप्स लेकर के आया हूँ। कुछ ऐसी बातें करूँगा आपसे जो आपको इस एग्ज़ाम को समझने में और इसको किस तरह से प्लान करना है, इसकी तैयारी के लिए प्रिपरेशन कैसे करनी है, उसका प्लान एक्शन प्लान क्या होगा, उसके बारे में बात करना चाहूँगा। तो मैं समझता हूँ कि आपको इससे फ़ायदा होगा। वैसे हमारी 2 स्टेजेज़ होती थी। पहले डायरेक्ट टेस्ट होता था, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता था जैसे मेंस होता है आपका और फिर इंटरव्यू होता था मतलब पर्सनैलिटी टेस्ट होता था। बट अभी 3 स्टेजेज़ हैं जैसे आपको पता है। तो मैं इस सारे पैटर्न के बारे में और प्रोसेस के बारे में आपसे आज अपने विचार साझा करूँगा। उम्मीद है कि आप इस वीडियो में बने रहेंगे और बेसिक कांसेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। वैसे तो वीडियो बहुत सारे दुनिया भर के यूट्यूब पे भरे पड़े हैं और बहुत लोग इस पे काम भी कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जो हमारे यंगस्टर्स हैं उनकी हेल्प कर रहे हैं। बट स्टिल आई आल्सो वांटेड टू बी पार्ट ऑफ दैट प्रोसेस। तो क्योंकि मैं खुद इस सर्विस में हूँ और काफ़ी लंबा अनुभव मैंने प्राप्त किया है इस फील्ड में। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ कि व्हाई एचएएस कि जो एचएएस है वो क्यों हो? क्यों करनी चाहिए? इसके बारे में क्यों बात कर रहा हूँ? इसीलिए एक रोल जो होता है वो फ्रंट लीडर का होता है। लीडर क्या होता है? फ्रंट लीडर। जो एचएएस का एक अधिकारी होता है फ्रंट पे लीड करता है और जो प्रशासनिक सेवाओं का एक दर्जा होता है सेकंड लेवल पे आता है। फर्स्ट पे आईएएस अधिकारी रहता है और उसके बाद जो है एचएएस अधिकारी नॉर्मली रहते हैं। बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऐसे भी होते हैं जहाँ पर एचएएस अधिकारी ही फ्रंट लाइन पे रहता है। जैसे बहुत फेमस जो पोस्ट होती है जिसके लिए सभी लोग मिलते हैं एसडीएम। तो जब एसडीएम होता है एक एचएएस अधिकारी तो वो एक इंडिपेंडेंट अधिकारी होता है। ऑब्वियसली वो डीसी साहब के अंडर होता है लेकिन अल्टीमेटली वो अपने सब डिवीजन में एक लीडर होता है। एक फ्रंट लीडर के रोल में वो रहता है। एक सोशल लीडर के रूप में वो रहता है। उसकी बात मानी जाती है और जो भी वो काम करना चाहे वो लोगों से बात करके उस काम को सिरे चढ़ा सकता है। कुछ भी काम वो चाहे कर सकता है और नया काम भी अगर सामाजिक वेलफेयर के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए करना चाहे तो वो कर सकता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है स्टेटस। Status is हाई हाई स्टेटस होता है। एचएएस अधिकारी जब एक स्टेटस की बात करूं तो बहुत एक अच्छा स्टेटस है इस समाज के अंदर और उसको लोग सुनते हैं, मानते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं और हमेशा वो जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो उसकी तरफ देखते हैं लोग। जहां भी जिस भी पोजीशन पर रहता है वो हमेशा उसकी बात सुनी जाती है। सैलरी सैलरी बहुत बढ़िया है, एडिक्वेटली हाई। जस्टिफाइड। ये मैं आगे बताऊंगा आपको लेकिन सैलरी भी अच्छी होती है, स्टेटस भी अच्छा होता है, एक लीडरशिप रोल में वो होता है और उसके बाद पावर। शक्ति बहुत जरूरी है जीवन में। बिना शक्ति के आपका कोई मूल्य नहीं होता है। अगर आपने जब तक पावर एक्वायर नहीं की, जब तक शक्तियों का को हासिल नहीं किया आपने, तब तक आपका कोई इस समाज में ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर एचएएस अधिकारी के पास सफिशिएंट पावर होती है। सफिशिएंट। उसके बाद एक्सेप्टेंस की बात करता हूं मैं आपसे। एक्सेप्टेंस क्या होती है कि जो आप बात कहते हो उसकी मान्यता होती है। तो क्या एचएस अधिकारी की जो बात होती है वो मानी जाती है? यस, बहुत सारे केसेस में उसकी बात मानी जाती है। चाहे समाज के दायरे में कह लो, चाहे आप एक ऑफिशियल कैपेसिटी में कह लो, सभी जगह आपकी बात को सुना जाता है। तो ये है कि वाई वन शुड गो फॉर एचएएस। आगे चलते हैं। अब मैं सैलरी की बात कर रहा था आपसे कि सैलरी भी एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। जब तक आप फाइनेंशियली साउंड नहीं होंगे तब तक आपका स्टेटस भी कोई कई बार एक एडिक्वेटली हाई नहीं रह पाता है। आपके पास पैसा होना चाहिए। तो जो सैलरी है इस सर्विस की सबसे ज़्यादा है, अच्छी है इस अपने सेगमेंट लेवल 18 सर्विस होती है और जो पे स्केल है वो 56,100 से लेकर के 1,77,500 तक होता है। मतलब जब एक नया बच्चा एक अधिकारी के रूप में एचपीएएस में आता है तो उसकी सैलरी 90,000 1 लाख के आसपास जब सैलरी होती है तो इनिशियली उसके ऊपर कोई ज़्यादा बर्डन भी नहीं होता है। तो वो काफ़ी अच्छा एन्जॉय जो है इस अमाउंट से कर पाता है और एक उसको खुशी पैदा होती है। वैसे ही
जो एचपीएस होता है, हिमाचल प्रदेश पुलिस सर्विस होती है, वो लेवल 18 होता है, सेम स्केल ऑफ पे होता है। डीएफएससी डिस्ट्रिक्ट फूड एंड सप्लाई कंट्रोलर होता है, एक पोस्ट होती है, लेवल 18 होता है और वही इसकी पे स्केल रहता है। तहसीलदार होता है, इस सर्विस के इस एग्जाम के माध्यम से सिलेक्शन होती है, लेवल 13 होता है और 1,46,500 तक उसका स्केल रहता है। बीडीओ 13 लेवल होता है, वही सेम सैलरी रहती है। डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी ऑफिसर होता है, अगेन लेवल 13 एंड वही पे स्केल रहता है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऑफ कॉर्पोरेट सोसाइटीज भी इस एग्जाम के माध्यम से ही सिलेक्शन होकर के आता है, लेवल 13 होती है, वही सैलरी का पे स्केल रहता है। और डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर अफसर होता है, उसका भी लेवल सेम और सैलरी भी ऑलमोस्ट सेम रहती है। तो इस प्रकार का ये जो पोस्टें होती हैं, यही सिलेक्शन होती है इस एचपीएएस के कंबाइंड एग्जामिनेशन के माध्यम से। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी सेवाओं के लिए मैं चयनित हो सकता हूं। तो सबसे जो कविटेड सर्विस होती है, सबसे मोस्ट वांटेड और सबसे मोस्ट डिजायर्ड सर्विस होती है, वो होती है एचपीएएस। सेकंड पे आता है पुलिस सर्विस। अब जो एचपीएएस का चार्म क्या है, बेसिकली ये सभी डिपार्टमेंट के अधिकारी, जो नीचे वाले लोग हैं, ये सभी डिपार्टमेंट ऑफिसर्स होते हैं। एक डिपार्टमेंट जाएंगे, वहां पर अपने डिपार्टमेंट में एक 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 लीडर का रोल अदा करेंगे, चाहे वो पुलिस सर्विस है, चाहे वो डीएफएससी है, चाहे तहसीलदार, बीडीओ, डीटीओ, एआर या डीडब्ल्यूओ, जो भी है अपने विभागीय अधिकारी होते हैं। लेकिन जो एचपीएस अधिकारी होता है, ये किसी विभाग का अधिकारी नहीं होता है, ये जनरल सर्विस होती है। स्पेशलिस्ट नहीं होते, जर्नलिस्ट होते हैं ये लोग। तो इनको क्या होता है कि आज एसडीएम है, कल वो एडीएम है, उसके बाद वो कहीं आरटीओ है, उसके बाद वो जॉइंट सेक्रेटरी है, उसके बाद वो नंबर ऑफ पोस्ट आर देयर, बहुत सारी ऐसी पोस्टें होती हैं डिपार्टमेंट्स में और सेक्रेटेरिएट में, जहां पर एचएएस अधिकारी को सर्व करने का मौका मिलता है। बट बाकी लोगों को केवल एक ही विभाग में रह करके नौकरी करनी होती है। इसलिए दिस इज द मोस्ट डिजायर्ड सर्विस, एचपीएएस। आपको बहुत डिफरेंट रोल में रहना है और डाइवर्सिफाइड पोस्ट मिलती हैं। आज आप एक विभाग में हैं, एजुकेशन में है, कल को आप पीडब्ल्यूडी में चले गए, कल को उसके बाद आप आईपीएच में चले गए, कहीं और दूसरे डिपार्टमेंट चले गए। आपकी टॉप पोस्ट पे, आपको टॉप पोस्ट पे रहना होता है, एक अच्छी मिडिल लेवल पे, हाई से सेकंड लेवल पे आपकी पोस्ट हमेशा बनी रहती है, पोजीशन बनी रहती है सारे विभागों में। तो ये है कि व्हाई एचएस एंड हाउ द पे स्केल्स एंड स्टेटस इज डिटरमाइंड इन दीज सर्विसेज। अब मैं आपसे इसका एग्जाम कौन करता है, तो हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला में जो स्थित है, वो इसका एग्जाम कंडक्ट करते हैं। ऑलमोस्ट साल में एक बार हो जाता है। जैसे ही अलग अलग डिपार्टमेंट से रिक्वायरमेंट आती है, तो ये एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। बहुत हर साल ऑलमोस्ट अधिकारी इस सर्विस से रिटायर होते रहते हैं, तो उसके बाद जितनी वैकेंसी एग्जिस्ट करती हैं, जितनी वैकेंसीज क्रिएट होती हैं, उनको फिल करने के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन जो है इस प्रोसेस को जारी करता है। और ये अप्रैल और मई के महीने में हर साल इन वैकेंसीज को एडवर्टाइज किया जाता है, नोटिफाई किया जाता है। तो उसके लिए उस नंबर ऑफ वैकेंसीज के आधार पर जो है आगे फिर एग्जाम होता है। अब मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि एग्जाम का जो एक प्रक्रिया है, उसमें क्या क्या अलग अलग चीजें होती हैं। जैसे ही नोटिफिकेशन होता है वैकेंसीज का, तो जो बच्चे इसकी तैयारी कर रहे होते हैं, प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, बहुत टाइम से, एक साल से, 2 साल, 3 साल से, 4 साल से बच्चे तैयारी में लगे होते हैं, प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। तो क्या होता है कि एवरेज देखा गया है कि 35,000 के आसपास, एवरेज ले रहा हूं मैं 4-5 सालों की, 35,000 लोग अप्लाई करते हैं इस एग्जाम को देने के लिए। उसके बाद 50% लोग एक्चुअली एग्जाम में बैठते हैं। ये ट्रेंड देखा गया है कि जितने लोग अप्लाई करते हैं, जितनी एप्लीकेशन शुरू में आती हैं, उसका 50% लोग जो है एग्जाम में एक्चुअली बैठते हैं, एग्जाम देते हैं। अब इसकी 3 स्टेज है। तो पहला एग्जाम होता प्री होता है। तो होता क्या है, एवरेज वैकेंसीज कितनी हुई, 4-5 साल से मैंने देखा कि 4-5 साल के दौरान एवरेज वैकेंसी 25 होती हैं। 25 पोस्टें कुल मिलाकर के, वो जो मैंने 7-8 आपको अलग अलग डिपार्टमेंट की पोस्टें बताई, वो सभी इसमें आती हैं और 25 के आसपास जो है कुल पोस्टें रहती हैं एवरेज के आधार पर। उसके बाद जो जितने लोग एक्चुअल एग्जाम में बैठते हैं, मान लीजिए 35,000 का आधा 50%, तो 17,000 के आसपास जो बच्चे एक्चुअल एग्जाम देने बैठे। तो उसमें क्या होता है कि जो एक्चुअल पोस्ट है, मान लो 25 पोस्ट हैं, तो उसका 20 टाइम जो है वो प्रीलिम्स में को क्वालिफाई करवाते हैं। कमीशन क्या करता है कि 25 पोस्टें अगर एक साल में एडवर्टाइज हुई हैं, तो उसका 20 टाइम्स, 25 दूनी 50, ठीक है, 20 टाइम्स मतलब 500
लोगों को वो सिलेक्ट करके आगे ले जाएंगे, ठीक है, मेंस के लिए शॉर्टलिस्ट करेंगे। और उसके बाद जितनी जो मेंस क्वालिफाई कितने करेंगे, मेंस में कितने लोगों को आगे ले जाना है, वो होता है जो वैकेंसीज हैं उसका 3 टाइम्स। मान लो 25 पोस्ट हैं तो 75 लोग जो है मेंस क्वालिफाई करेंगे और वो इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे। एक पोस्ट के अगेंस्ट 3 लोगों को सिलेक्ट किया जाता है मेंस के अंदर इंटरव्यू के लिए, फिर 3 में से 1 रखना है उन्होंने। तो ये प्रोसेस नॉर्मली रहता है हमेशा। इस तरह का जनरलाइज प्रोसेस बता रहा हूं मैं आपको, कई बार नीचे ऊपर भी हो जाता है और कुछ रूल्स जो है माइनर तरीके से चेंज भी हो जाते हैं, तो वो उसमें ध्यान नहीं देना है। एक प्रोसेस कैसे होता है वो मैं आपको बता रहा हूं। अब जो पैटर्न है एग्जाम का वो क्या है, एग्जाम का पैटर्न है, इसकी 3 स्टेजेस होती हैं। हमारे टाइम में 3 स्टेज नहीं थी, 1995 की बात कर रहा हूँ, 94 की बात कर रहा हूँ मैं। उस टाइम डायरेक्ट आपका एग्जाम होता था, उसके बाद इंटरव्यू होता था। तो अभी 3 स्टेज हो गई हैं क्योंकि शॉर्ट लिस्टिंग बहुत जरूरी हो गई है, बहुत अधिक मात्रा में लोग अप्लाई करते हैं इन पोस्ट के लिए। तो सबसे पहले प्रीलिम्स एग्जाम होता है, ये पूरा का पूरा एग्जाम जो होता है ये ऑब्जेक्टिव होता है, ये ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब आपको टिक करना होता है, तो उस हिसाब से ये एग्जाम होता है प्रीलिम्स। इसके 2 पेपर होते हैं, एक जनरल स्टडीज का होता है, एक एप्टीट्यूड का होता है, CSAT बोलते हैं, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। अब ये 2-2 घंटे के एग्जाम होते हैं। इन दोनों एग्जाम में 100-100 क्वेश्चन होते हैं और 200-200 मार्क्स का पेपर होता है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहती है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप हैप्पैज़र्डली आंसर्स को टिक ना करें, आपको बहुत ध्यान से एप्लीकेशन ऑफ माइंड के बाद, प्रॉपर एप्लीकेशन ऑफ माइंड के बाद जो है क्वेश्चन को का आंसर टिक करना है। अदरवाइज आपकी जो ठीक भी क्वेश्चन आंसर लिखे हैं आपने, वो भी मार्क्स कट जाएंगे, उसके नेगेटिव मार्किंग है इसमें 1/3। तो इस प्रकार से आपको ये देखना है। अब है क्या, जो ये वाला एग्जाम है वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, इसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, 33% मार्क्स लेकर के आपको इसको क्वालिफाई करना होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जब तक आप इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं करते 33% मार्क्स लेकर के, तब तक आपका ये जो पेपर होगा वो चेक नहीं किया जाएगा। अगर आप यहाँ क्वालिफाई हो जाते हैं तब फिर इसकी मार्किंग होती है, इसको चेक किया जाता है और फिर इसी पेपर के आधार पर मेरिट बनती है। अगर आपको प्रीलिम्स क्वालिफाई करना है तो ये क्वालिफाई जो इसमें मेरिट बनेगी उसके आधार पर आप मेंस में जाओगे, बट यहाँ क्वालिफाई करना पहले जरूरी होता है। तो ये आ गया सेकंड स्टेज। आपने अगर यहाँ क्वालिफाई कर दिया, जो कट ऑफ फिक्स हुआ, जो कट ऑफ निकला इसका, कट ऑफ मार्क्स होते हैं ना, एक के मार्क्स होते हैं, वो कट ऑफ माने जाते हैं। तो इसमें आप चले गए, जो वैकेंसी है उसका 20 टाइम्स जो है इसमें चले गए। तो उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ मेंस ये होता है 900 मार्क्स का, पूरा एग्जाम 900 मार्क्स का, और पर्सनालिटी टेस्ट जो थर्ड स्टेज है वो 150 मार्क्स का होता है। तो ये 900 मार्क्स का है। इसमें एस्से, पहला जो है एस्से होता है। एस्से 2 पार्ट्स में होता है, पेपर एक ही होगा 3 घंटे का, बट इसमें होगा क्या कि 4 टॉपिक दिए होंगे सेक्शन ए में, उसमें से आपको एक सेलेक्ट करना है, उसके ऊपर एस्से लिखना है, और फिर सेक्शन बी में अगेन 4 टॉपिक दिए होंगे, वो भी आपको लिखना है, दोनों को लिखना जरूरी होता है। तो ये 100 नंबर का होता है, 3 घंटे का ये टेस्ट होता है। उसके बाद इंग्लिश और हिंदी। अब इंग्लिश 3 आवर्स 100 मार्क्स, हिंदी या कोई और भाषा जो हमारी संविधान की जो 8th शेड्यूल है उसमें जो भाषाएं दी गई हैं उनमें से कोई भी भाषा हो सकती है, बट नॉर्मली यहाँ नॉर्थ इंडिया में हिंदी चलती है, हिंदी ऑप्ट की जाती है। तो 3 घंटे का होता है, ये भी 100 मार्क्स का होता है। अब ये दोनों पेपर क्वालिफाइंग होते हैं। अगेन वही बात आ गई, अगर आप इसको क्वालिफाई नहीं करते हैं तो फिर आपकी बाकी पेपर चेक नहीं किए जाते हैं, सबसे पहले यही चेक किए जाते हैं। इसमें क्वालिफाई करना जरूरी है, इसके मार्क्स मेरिट में ऐड नहीं होंगे। तो उसके बाद GS1 पेपर 200 मार्क्स का होता है, 3 घंटे का होता है। GS2 200 मार्क्स 3 आवर्स, या GS3 200 मार्क्स और 3 आवर्स। ये आगे आपके GS के, और उसके बाद ऑप्शनल आपका सब्जेक्ट होता है, एक लंबी लिस्ट दी हुई है, 27 या 28 सब्जेक्ट्स होते हैं, और उनमें से आपको एक चूज करना होता है जिसपे आपकी मास्टरी होती है। तो आपने वो एक सब्जेक्ट चूज करना है। उस एक सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं, एक दिन होगा, दूसरे दिन होगा, सेम डे नहीं होते हैं, ये अलग अलग दिन में होते हैं, बट ये 100 मार्क्स का और 100 मार्क्स का होता है। 3 घंटे का पेपर ये होता है एक दिन में, 1 और 2 करके होता है। एक ही पेपर, हमारे टाइम में 2 होते थे,
2 ऑप्शनल होते थे और उसके 4 पेपर हुआ करते थे। लंबा प्रोसेस था, बट अभी शॉर्ट हो गया है और मैं समझता हूँ ये ठीक भी है। क्योंकि आपको कमीशन ने जज करना है कि अधिकारी के रूप में आप एडिक्वेटली इक्विप्ड हैं आपका माइंड या नहीं। तो मैं समझता हूँ कि इतना लंबा करने का फ़ायदा नहीं है, ये ठीक हुआ है कि सब्जेक्ट एक ही रखा ऑप्शनल इन्होंने, तो अब ये ठीक हो गया है। तो ये आ गया मेंस, देन पर्सनैलिटी टेस्ट। इसमें जो यहाँ से निकलेंगे 3 टाइम्स, जो वैकेंसी है उसके 3 टाइम्स यहाँ से बच्चे क्वालिफाई करवाएगा कमीशन और फिर आगे ले जाएगा उनको। जैसे 25 पोस्ट थी तो यहाँ 75 लोग आएंगे फिर आगे। तो यहाँ पर 150 मार्क्स का होता है ये एक जो आपका पर्सनालिटी टेस्ट होता है। इसमें नॉर्मली बच्चे 80 से लेकर के 110 120 तक स्कोर करते हैं। जो काफ़ी ब्रिलियंट होते हैं तो 100 से ऊपर जाते हैं। नॉर्मली जो एवरेज बच्चा है वो 100 से के आसपास या थोड़ा सा नीचे रहता है। तो ये इस प्रकार से टोटल एग्जाम हो गया 900 प्लस 150, तो टोटल एग्जाम कितने का हो गया 1050 का। इसमें से मेरिट बनती है सारी। तो ये आपको पता होना चाहिए। 3 स्टेज होती हैं, प्रीलिम्स होता है, प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, एक क्वालिफाइंग नेचर का होता है जो सीसेट होता है। इससे ये इसके मार्क्स मेरिट में ऐड नहीं होते हैं, मेरिट बनती है जीएस के पेपर से। तो आपको यहाँ क्वालिफाई करना जरूरी है, लेकिन ये भी क्वालिफाई करना जरूरी होता है। उसके बाद आपके यहाँ पर 2 इंग्लिश और हिंदी के जो पेपर होते हैं वो क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं। इसके मार्क्स अगेन आपकी मेरिट के लिए नहीं ऐड होंगे। और फिर एस्से जिसमें 2 पार्ट्स होते हैं, सेक्शन ए और बी, लेकिन एक ही दिन में होता है, एक ही पेपर होता है। और GS1, GS2, GS3 और फिर 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट के पेपर होते हैं। वो क्वालिफाई करने के बाद जो है आपको फिर पर्सनालिटी टेस्ट होता है। इसमें जो 900 नंबर ये वाले हैं मेंस वाले, इसमें बच्चे 400, 450 और 500 के आसपास अगर आप मार्क्स ले लेते हैं तो आपका श्योर शॉट है कि आप क्वालिफाई कर जाओगे। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि 900 में 50% मार्क्स नॉर्मली अगर ले लेते हो, 450 के आसपास, कई बार लो भी हो जाता है, कई बार थोड़ा सा आप जाता है, तो ये मार्क्स अगर ले लेते हैं तो आप इसमें पास हो जाओगे, जो आज का ट्रेंड है। तो इस तरह की व्यवस्था इसमें रहती है। ये एग्ज़ाम होता है HAS एग्ज़ाम, एक थोड़ा टफ एग्ज़ाम है। बहुत सारे बच्चे इसमें बहुत सालों से तैयारी कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत टाइम लगाना अच्छी बात नहीं है। आपने अगर गोल ले लिया कि मुझे HAS अधिकारी बनना है, तो फिर आपको यहाँ वहाँ नहीं भटकना है। आपको फोकस तरीके से बस 1 साल 2 साल इसी के लिए लगा देने हैं। सोशल मीडिया को छोड़ दीजिए, क्योंकि पूरी लाइफ पड़ी हुई है सोशल मीडिया के लिए। घूमने फिरने, बर्थडे, मैरिज, दिवाली, होली, ये जो भी त्योहार होते हैं इनको सबको बंद कर दीजिए। शादी में मत जाइए, लोगों से कट कर दीजिए खुद को और एक ही फोकस करके एक ही दिशा में बढ़िए, ताकि आपका इतना प्रेस्टिजियस एग्जाम क्वालिफाई हो जाए और आप एक सोशली एक्सेप्टेड सोशल लीडर के रूप में इस समाज में अपने आप को एस्टैब्लिश कर पाएं और फिर पूरी लाइफ आप एंजॉय करें, लोगों का भला करें। क्योंकि सोशल लीडर भी होते हैं आप, आपको बहुत मान्यता प्राप्त होती है, बहुत अच्छे काम भी कर सकते हैं बाउंड्रीज अप टू सर्टेन एक्सटेंट, और वहां जाकर के आप समाज में कुछ एक्स्ट्रा काम भी कर सकते हैं। मैं कहूं तो मैं स्कूलों से जुड़ा रहा हूं, स्कूल में जाकर के मैंने बच्चों को गाइड करने का प्रयास किया है, अब भी कर रहा होता हूं। तो ये एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी हॉबी के रूप में आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपकी एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि आप HAS अधिकारी के रूप में कहीं जाते हैं तो आपका बहुत इन्फ्लुएंस रहता है। तो मेरा निवेदन है कि छोटे मोटे गेम ना खेलिए, लाइफ छोटी सी है, बहुत कम टाइम के लिए आप यहाँ आए हुए हैं, तो आपको एक बड़ा गेम सोचना है, बड़ा गेम खेल करके आगे बढ़ना है और इस समाज को, इस राष्ट्र को लीडरशिप देनी है। तो ये मौका है, प्लेटफॉर्म है ये ऐसा, जहां पर आप जा करके एक अपने आप को ऊपर, स्काई इज द लिमिट, कहां तक खुद को ले जाना है ये डिपेंड करता है। तो आज का वीडियो इतना ही, बहुत लंबा हो गया। आज मैंने बेसिक्स के ऊपर बात की है। अब मैं आगे एग्जाम के सिलेबस के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, बहुत जल्दी आपके पास वीडियो लेकर के आऊंगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू, जय हिंद। You can step